हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपको सांद्रण पद यानी विलयन का जो सांद्रण पद होता है मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और आज का जो सांद्रण पद है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक भार को नॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 लीटर घोल में जो आपका विलय का ग्राम तुल्यांकी भार होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता। अगर 1 लीटर विलयन में अगर मोलों की संख्या होता तो मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर में विलय का ग्राम तुल्यांकी भार है। विलय का क्या है? आपका ग्राम तुल्यांकी भार। तो यानी नॉर्मलता जो होता है, नॉर्मलता बराबर आपका हो जाएगा विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में रहना चाहिए। आयतन किस में रहना चाहिए? लीटर में। तो देखिए ग्राम तुल्यांकी भार का क्या सूत्र होता है? ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है ग्राम बेटा तुल्यांकी भार, ग्राम बटा तुल्यांकी भार, ग्राम बटा तुल्यांकी भार, यानी ये फार्मूला होता है। देखिए ग्राम तुल्यांकी भार का फार्मूला याद करना है तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम पुट कर दिए नॉर्मलता बराबर ग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे? जीएम में, बटा में तुल्यांकी भार और गुना विलयन का आयतन लीटर में। यानी VL का मतलब होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तुल्यांकी भार में। देखिए तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला होता है? तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला होता है अनुभार यानी MW लिखा जाता मॉलिक्यूलर वेट बटा में संयोजी गुणांक यानी इसको VF लिखा जाता है शॉर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलता का क्या आया था? आपका नॉर्मलता का क्या आया था? यहाँ पे नॉर्मलता बराबर ग्राम बटा तुल्यांकी भार विलयन का आयतन लीटर में। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे नॉर्मलता बराबर ऊपर में ग्राम, तुल्यांकी भार नीचे था तो अनुभार और बटा में वैलेंस फैक्टर और गुना विलयन के आयतन लीटर में। अब वैलेंस फैक्टर जो है ये ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। तो नॉर्मलता बराबर ग्राम गुना वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय अनुभार विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये रहा नॉर्मलता का आपका सूत्र हो गया। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? ग्राम गुना वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। तो ये आपका नॉर्मलता का हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मलता और मोलरता के बीच क्या संबंध होता है? रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम गुना संयोजी गुणांक यानी वैलेंस फैक्टर अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। तो आप एक नजर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्राम बटा यानी मोलरता का सूत्र क्या होता है? ग्राम बटा अनुभार, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, और विलयन का आयतन लीटर में। ये रहा आपका किसका सूत्र? मोलरता का। इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या हो गया? मोलरता।
तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू बचा हुआ क्या है, वैलेंस फैक्टर, यानी वैलेंस फैक्टर। ये आपका इम्पोर्टेंट है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो नॉर्मलता और मोलरता के संबंध से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम रेड कलर से घेर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए कि वैलेंस फैक्टर सर कैसे निकालेंगे, वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे। वैलेंस फैक्टर यानी संयोजी गुणांक, संयोजी गुणांक, संयोजी गुणांक यानी इसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर। तो हम बारी बारी से बताएंगे कि अम्ल का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, अम्ल का, क्षार का बताएंगे और आपका लवण का भी बताएंगे, लवण का। लेकिन ज्यादातर आपको यूज जो आएगा वो आपका अम्ल का आएगा यूज। जैसे हम यहाँ पे यौगिक लिखे हैं, यौगिक, और यहाँ पे आपको लिख रहे हैं संयोजी गुणांक, संयोजी गुणांक, यानी संयोजी गुणांक को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, VF। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे HCl लिए हैं, HCl को जल में जब घोलते हैं तो आपका एक H+ देता है, तो संयोजी गुणांक इसका 1 हो जाएगा। H2SO4 को जब जल में हम लोग घोलते हैं तो आपका 2 H+ देता है। कितना देता है, 2 H+, यानी इसका संयोजी गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से HNO3 है बच्चों, तो HNO3 को जल में घोलिएगा तो 1 H+ देता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। यानी HNO3 का वैलेंस फैक्टर 1, H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 और HCl का वैलेंस फैक्टर आपका 1 होगा, क्योंकि HCl को जल में घोलने के बाद 1 H+ आयन देगा। तो इसी तरह से अम्ल को हम लोग बारी बारी से पहचान कर लेंगे। H3PO4 जो है वो आपका 3 H+ देता है, यानी इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। इसका वैलेंस फैक्टर होता है 2 H+ देता है। देखने में लगता है कि यह 3 H+ देगा, लेकिन देता है 2 H+, इसीलिए इसका संयोजी गुणांक यानी वैलेंस फैक्टर 2 होता है। ये आपका अपवाद में है, ये आपका अपवाद में है। इसका आंसर आपको हमें कुछ ही अगले वीडियो में मिल जाएगा। क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं, क्षार का, और यहाँ पे लिख रहे हैं VF। कैसे निकालेंगे VF, तो ये क्षार का उदाहरण में जैसे NaOH है, इसको जल में घोलेंगे तो 1 OH देगा। कितना देगा, 1 OH, इसलिए वैलेंस फैक्टर इसका 1 होगा। जैसे आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जल में घोलने के बाद 3 गो देगा OH-। कितना OH देगा, 3-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको जल में घोलने में 2 OH- देगा, इसीलिए इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका आयरन का हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है तो इसको जल में घोलने के बाद 3 H+ देगा, वैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा। तो यानी क्षार के लिए आपका वैलेंस फैक्टर इतना इनफ है। अब लवण का हम बता रहे हैं, लवण NaCl, Na+ और Cl-। Na+ और Cl क्या होता है, माइनस। तो या तो प्लस वाला का मैग्नीट्यूड लीजिए या तो माइनस वाला का, तो इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। जैसे आपका दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड, तो 1 क्लोरीन पर 1-, तो 2 क्लोरीन पर 2-, और यहाँ पे 2+। या तो प्लस वाला लीजिए या तो माइनस वाला, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, तो वैलेंस फैक्टर यानी वैल्यू लेना है, ये माइनस+ नहीं देखना है, इसका वैलेंस फैक्टर 2 होगा। तो यानी आपने देखा अम्ल का भी, अम्ल का संयोजी गुणांक, क्षार का संयोजी गुणांक, और साथ में आपका लवण का भी। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, आयंस का संयोजी गुणांक कैसे निकालेंगे। अगर Fe+2 दिया हुआ है तो कितना इस पे चार्ज है, 2,
तो यानी बैलेंस फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2। बैलेंस फैक्टर यानी संयोजी गुणांक कहा जाता है। जैसे कैल्शियम +2 रहता तो इसके लिए बैलेंस फैक्टर जो है यानी संयोजी गुणांक 2 हो जाएगा। तो यानी संयोजी गुणांक बच्चों आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फैक्टर होते क्या हैं। एक आपका अपवाद में है H3PO3 जिसका देखने में लगता है कि 3 आपका देगा H+, लेकिन देता है 2H+। तो अब हम लोग बारी बारी से नॉर्मलता पर क्वेश्चन करेंगे। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 बिलियन के 250 ml में उपस्थित है। अब बिलियन का क्या निकालना है? नॉर्मलता। सबसे पहले देखिए हमको ज्ञात करना होगा, नॉर्मलता निकालना है तो नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? ग्राम इनटू बैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय अनुभार गुना बिलियन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता का यही फार्मूला होता है। हमको ग्राम दिखाई दे रहा है, यानी ग्राम आपका कितना दिया हुआ है? 9.8 ग्राम। अब हमको किसका 9.8 ग्राम दिया हुआ है? H2SO4 का। तो यानी H2SO4 का अनुभार, अनुभार का मतलब होता है MW। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। तो यानी एक हाइड्रोजन का भार जो है 1 होता है तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। सल्फर तो यहाँ पे 1 ही है तो 32 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। कितना है? 4। तो 1 के लिए 16, तो 16 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका? 16 गुना 4 कर दिए, 16 गुना 4 यानी 2 + 32 + 64, तो आपका 98 आ गया। 98 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इस पे कि देखिए सर ml का मतलब क्या होता है? आयतन दे दिया, यानी बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कितना है? 250 ml है। लेकिन हमको ml में नहीं चाहिए, हमको फॉर्मूला में देखिए लीटर में बदलना है। तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे। 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग दे देंगे तो किस में बदल गया? लीटर में बदल गया। किस में बदल गया? लीटर में। तो नॉर्मलता बराबर 9.8 गुना, अब रहा बैलेंस फैक्टर। ये H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है आपका? अम्ल है। तो अम्ल है तो कितना H+ देगा? 2 गो। तो यानी बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी बैलेंस फैक्टर 2। अनुभार कितना दिया हुआ है? देखिए अनुभार 98 आया है, 98 गुना बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पे ml में दिया हुआ था, हम लीटर में बदल दिए 250 और बटा में कितना हो जाएगा? 1000। तो अब यहाँ पे नॉर्मलता बराबर, ये तो कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 इसके ऊपर चला जाएगा तो 9.8 × 2 × 4, 4 ऊपर चला जाएगा 98, यही ना बचा। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट इसको उड़ाएंगे, 98 वाला पॉइंट उड़ाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। 98 से 98 खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 2 बार में ही 5 यानी 4 बचा हुआ है। तो नॉर्मलता बराबर 4/5, डैट मीन्स 0.2 आपका आंसर हो गया। यानी नॉर्मलता को क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए अनुभार भी आना चाहिए, बैलेंस फैक्टर भी आना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, और आज आपको आएगा मजा बरसात का, मजा आएगा बरसात का। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहा है? 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH है। यानी परसेंटेज कहने का मतलब क्या होता है कि आपका विलय जो है वो 20 ग्राम है। विलय कितना है? 20 ग्राम। और परसेंटेज मतलब हो गया कि बिलियन जो है परसेंटेज मीन्स होता है 100,
तो 100 ml, यानी नीचे वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे ml में होगा। क्या में होगा? ml में होगा। अब यहाँ पे देखिए विलय का ग्राम पता हो गया, बिलियन का आयतन पता हो गया, हमको नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बताए हैं? नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है ग्राम इंटू वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय अनुभार और बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम, तो विलय का ग्राम निकाल लिए। अब विलय का अनुभार, विलय का अनुभार मतलब MW। कौन सा विलय है? एन ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी 40 हो गया। और बिलियन का आयतन आपको पता है, बिलियन का आयतन 100 ml है। अब NaOH का वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? NaOH का VF बराबर कितना हो जाएगा? 1। काहे NaOH का VF 1 आया? क्योंकि जल में घोलेंगे तो एक OH माइनस देगा, इसीलिए इसका VF 1 आया। तो नॉर्मलता बराबर ग्राम कितना है आपका? ग्राम दिया हुआ है आपका 20 ग्राम, वैलेंस फैक्टर 1, अनुभार 40, आयतन कितना है? आयतन देखिए 100 ml है, 100 ml है, लेकिन हमको चाहिए लीटर में। तो लीटर में तो 1000 से भागा हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, तो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिखा दो बेटा पेंसिल। ये हो गया 2 0 से कैंसिल, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे क्या हो गया? 5, यानी नॉर्मलता बराबर 5, यानी 20% W/V NaOH घोल का नॉर्मलता क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। अब इसकी ओर बढ़ें। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक घोल है जिसका मूलरता दिया हुआ है। एक घोल है, किसका घोल है? H2SO4 का। और इस घोल का मूलरता कितना दिया हुआ है? 2m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2m। और पूछा क्या है आपसे कि इस घोल का नॉर्मलता बता दो, नॉर्मलता बता दो, क्या होगा? तो आप देख सकते हैं जब यहाँ 2m, m का मतलब हो गया मूलरता, और H2SO4 का VF क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। H2SO4 का VF कितना हो जाएगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा ये पता हुआ? चलिए हम आपको बताते हैं H2SO4 का VF क्यों 2 हुआ। H2SO4 जल में घुला हुआ है, 2H प्लस और सल्फेट माइनस में देगा, तो यानी 2H प्लस दिया, इसीलिए वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2। निकालना क्या है? नॉर्मलता। दिया हुआ क्या है? मोलरता, और वैलेंस फैक्टर आपको पता है, तो आप संबंध जानते हैं, मोलरता इंटू वैलेंस फैक्टर, मोलरता 2 वैलेंस फैक्टर 2, यानी नॉर्मलता बराबर आपका 4 हो गया। नॉर्मलता बराबर कितना हो गया? 4। यानी एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी बोला था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक घोल है जिसमें बिलियन का मोलरता दिया हुआ है 2, और नॉर्मलता क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6.9 ग्राम, सॉरी 6.3 ग्राम। 6.3 ग्राम क्या है? विलय क्या है? 6.3 ग्राम आपका HNO3 है। और कितना है ये घोल? कितना है? 500 ml है। पूछा क्या है कि घोल का नॉर्मलता ज्ञात कर दो। तो नॉर्मलता कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हमको निकालना होगा नॉर्मलता के लिए ग्राम इंटू वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय अनुभार और गुना में बिलियन का आयतन लीटर में। ये चीज तो हमको जानना होगा, बिल्कुल जानना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, ग्राम कितना है? 6.3 दिया हुआ है। ग्राम कितना दिया हुआ है? 6.3 दिया हुआ है। और अनुभार निकालते हैं, HNO3 का अनुभार। तो देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अब आप फटाफट जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1, एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14, और प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है,
तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। जोड़ने के बाद इसका क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। और आयतन दिया हुआ है, यानी आयतन कितना दिया हुआ है पता है ना, आयतन 500 ml। कितना दिया हुआ है 500 ml। इस फॉर्मूला में रख देते हैं। चलिए इस फॉर्मूला में रखते हैं। नॉर्मलता बराबर 6.3 इंटू वैलेंस फैक्टर। अरे वाह, वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू 1। क्यों वैलेंस फैक्टर 1 आया, क्योंकि जब इसको जल में घोलिएगा तो ए गो देगा H+। अनुभार 63 गुना 500 ml, इसको हम लीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे देखिए ए आपको कट जाएगा 0.1 में। कितना में कट जाएगा 0.1, ये कितना 2। तो नॉर्मलता बराबर 0.1 गुना 2 यानी 0.2 आपका आंसर हो गया। देखिए मोल अंश बच्चों, अब मोल अंश के बारे में चर्चा करेंगे। मोल अंश यानी मोल प्रभाज भी इसका दूसरा नाम है, मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए ए आपको हिंदी मीडियम वाला तंग करेगा, तो यानी मोल फ्रैक्शन इंग्लिश वाला में तो एक ही चलता है, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको इस तरीका से किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जनरली बिहारी हैं तो इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स माना है, यह एक अवयव का मोल और सभी अवयवों का कुल मोल का अनुपात को मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए यहाँ पे फटाफट से एक घोल बनाए, तो घोल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अरे भाई चाहिए क्या चाहिए, विलय चाहिए, और क्या चाहिए तुझे, विलायक भी चाहिए, विलय भी चाहिए, विलायक भी चाहिए। तब ये मिल करके क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोल। तो मैंने माना कि विलय का मोल आपका n है, और फिर मान लिया कि विलायक का मोल कितना मान लिए, कैपिटल N। क्या मान लिया, कैपिटल N। तो कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N, यही ना होगा। यानी विलय का मोल मान लिए n और विलायक का मोल क्या मान लिए, कैपिटल N। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। तो यानी कुल मोलों की संख्या आपको पता हो गया, कितना हो गया। तो मोल अंश क्या कहता है, मोल अंश। तो किसका मोल अंश भाई, विलय का मोल अंश। किसका निकालेंगे, विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश, मोल अंश को x से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से, x से। मान लिया कि विलय a है और विलायक का b है। विलायक क्या है आपका, b है। तो यहाँ पे xa, जिसका मोल निकालना है, मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालना है, तो किसका मोल अंश निकालना है, विलय का। तो विलय का जो है आपका मोल ऊपर रखना पड़ेगा। तो यानी स्मॉल n डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यानी देखिए यहाँ पे ये विलय का मोल अंश आ गया। किसका मोल अंश आ गया, विलय का। क्यों, मोल अंश का क्या परिभाषा है कि एक अवयव का मोल बटा में कुल अवयवों के मोल के अनुपात होता है। अनुपात मीन्स क्या होता है, बटा होता है, यानी भागा होता है। अनुपात मीन्स बटा, यानी विलय का मोल कितना है, स्मॉल n, और कुल मोलों की संख्या आपका स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसी तरह से निकालेंगे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश यानी XB। क्या हो जाएगा आपका विलायक का मोल अंश, आपका कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये रहा आपका विलायक का मोल अंश। ये विलायक का मोल अंश, यानी जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे 3 गो अवयव का घोल बनाया गया। कितना अवयव का, 3, A, B और आपका C है, A, B, C है। तो
तो अगर पूछेगा कि ए का मोल अंश निकालो तो ए का मोल ऊपर रखिएगा, ए का मोल क्या कीजिएगा, ऊपर रख लीजिएगा। तो मान लीजिए Na मान लिए और टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर मोल अंश B का निकालना होगा तो B का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc, यानी इस तरह से हम लोग मोल अंश निकालेंगे। अगर आपको यहाँ बोला गया कि सर C का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो सबका मोल इसका मानना पड़ेगा। तो Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस क्या हो जाएगा, Nc हो जाएगा। यानी मोल अंश निकालना है तो टोटल मोल आना चाहिए और मोल। अब हम बात करते हैं, देखिए विलय और विलायक के मोल अंश का योगफल हमेशा 1 होता है। यानी विलय का मोल अंश XA प्लस XB का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। XA का वैल्यू क्या था, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आपका B का वैल्यू यानी विलायक का मोल अंश क्या था, आपका कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस तरह से हम बात करेंगे अब यहाँ पे कि मोल अंश कैसे निकाला जाएगा। और मोल अंश क्या होता है, विलय का और विलायक का मोल अंश का योगफल हमेशा 1 होता है। तो आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि क्यों 1 होगा। तो XA का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल n प्लस कैपिटल n प्लस कैपिटल N, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये कट गया, कट के कितना हो जाएगा, 1। डैट मीन्स विलय का मोल अंश विलायक का मूल अंश का योगफल हमेशा क्या होगा, 1। यानी जब भी आपका आंसर आएगा तो आपका 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी 1 से ज़्यादा कभी भी मोल अंश का आंसर नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा आता है तो आप समझेंगे कि आप गलत बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए मोल अंश के क्वेश्चन पर, मोल अंश के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए बोला हुआ है कि एक घोल बनाया गया है, प्लस का मतलब क्या है, घोल। इसमें क्या है आपका 2 मोल जो है आपका NaOH है, 2 मोल क्या है NaOH, और इसमें क्या है 1 मोल जो है वाटर है। क्या है, वाटर है। तो अब आपको पता हो जाएगा कि जब ये दोनों मिलेगा तो घोल बन जाएगा। तो किसका मोल कम है, यानी वाटर का, इसका मोल क्या है ज़्यादा। तो हमको उससे मतलब नहीं है कौन विलय है कौन विलायक है, उससे मतलब नहीं है। हमको निकालना है कि जो घोल बना हुआ है तो NaOH का और H2O का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी NaOH का मोल अंश, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे। तो NaOH का मोल कितना है 2, और टोटल मोल कितना है 2 प्लस 1 यानी 3, यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी 2 बाई कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि H2O का मोल अंश क्या हो जाएगा। तो H2O का मोल अंश, तो H2O का मोल 1 और डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2 प्लस 1, यानी टोटल मोल क्या है 1 मोल और ये 2 मोल, तो यानी 3 हो गया। तो यानी H2O का मोल अंश जो है 1/3। तो कहिए कि सर आप बोले थे कि अगर मोल अंश को जोड़िएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो देखिए NaOH का मोल अंश प्लस H2O का मोल अंश का वैल्यू 1 आना चाहिए, पक्का आएगा, एकदम आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं होगा। NaOH का मोल कितना है आपका मोल अंश 2/3 और इसका कितना मोल अंश है 1/3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, इसको नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस 1 यानी आपका 3/3, डैट मीन्स 1। यानी मोल अंश का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। यानी जोड़ने के बाद जितना भी अवयव रहेगा, 2 अवयव था तो दोनों को जोड़ दिए, अगर 3 गो अवयव रहता तो तीनों को जोड़ते तो उसका मोल अंश का योगफल 1 आता।
देखिए एक घोल बेंजीन और टॉलून का मोल एक समान है। देखिए क्या बोला है कि बेंजीन प्लस टॉलून का C6H5CH3, ये बेंजीन है और ये टॉलून है। बोला है कि दोनों का मोल समान है। दोनों का मोल क्या है आपका एक समान है। तो बोला कि बेंजीन का मोल अंश और टॉलून का मोल अंश, टॉलून का फार्मूला देखिए लिख दिए C6H5CH3, यानी ये इसका निकालना है वैल्यू, और दोनों का मोल एक समान है। तो माना कि बेंजीन और टॉलून का ये सूत्र है, इसको बोलते हैं टॉलून, और इसको बोलते हैं बेंजीन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजीन। तो C6H6 बेंजीन और टॉलून का C6H5CH3 का मोल बराबर x है। इसका मोल कितना मान लिए हैं? x है। तो अब इसका मोल अंश कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पे C6H6, तो जिसका मोल निकालना है, तो मोल कितना है आपका C6 बेंजीन का x, और टोटल मोल कितना हो जाएगा x प्लस x। दोनों का मोल क्या है आपका? एक बराबर है। दोनों का मोल क्या है? एक बराबर है। तो यहाँ पे रख देंगे x बटा 2x, यहाँ पे आपका 1/2 हो गया। इसी तरह से C6H5CH3 है, इसका मोल कितना है? x डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना है? x प्लस x, यानी x बटा 2x, यानी आपका कितना हो जाएगा? 1/2। आप देख सकते हैं ये दोनों का मोल अंश का जोड़िएगा योगफल, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मोल अंश का हमेशा क्वेश्चन का योगफल जो होगा 1 आएगा हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पे फिर बेहतरीन क्वेश्चन के तलाश में बोला है C6H6 और टॉलून, एक का मोल अंश दिया हुआ है और दूसरा का मोल अंश पूछा है। अरे भाई क्यों? C6H6 का मोल अंश और C6H5CH3 का मोल अंश का योगफल कितना होता है? 1। आपको बताए है ना कि अगर 2 है या 3 है या 4 है, सबका मोल अंश का योगफल कितना होता है? 1 होता है। तो एक का मोल अंश दिया हुआ है, यानी इसका मोल अंश दिया हुआ है 0.2 प्लस C6H5CH3 बराबर 1। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? C6H5CH3 बराबर 1 माइनस 0.2, तो यानी इसका 0.8 हो गया। यानी इसका मोल अंश क्या हो जाएगा? यानी इसका मोल अंश आ गया 0.8 आ जाएगा। अगर एक का मोल अंश पता है तो दूसरा का मोल अंश हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 2 अवयव दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 अवयव दिया हुआ है। तो जब 2 अवयव दिया हुआ है तो एक का पता है तो दूसरा का ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर किसी ढलान पर से आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, चढ़ने में ब्रेक मारना पड़ेगा, उतरने में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है? ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो ऑटोमेटिक व्यवस्था की ओर हम लोग चल रहे हैं ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए 34.2 ग्राम सुक्रोज 180 ग्राम जल में घुला है, तो सुक्रोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज का मतलब होता है मोल अंश ही होता है। तो सबसे पहले देखो ये ग्राम दिया हुआ है, दोनों का ग्राम जल में घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? जल में घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? जल में। और यहाँ पे आपको सुक्रोज है, बोला सुक्रोज का मोल अंश बताओ। तो सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे मोल निकालेंगे। ये ग्राम में दिया हुआ है, ये भी ग्राम में, तो मोल में हम लोग निकालेंगे। तो सुक्रोज का क्या सूत्र होता है? सुक्रोज यानी C12H22O11। सबसे पहले इसको अनुभार निकाल लेंगे। इसका क्या निकालेंगे? अनुभार। एक कार्बन का जो भार होता है 12 गुना 12,
एक हाइड्रोजन का एक तो 22 का 22, 16 गुना 11 का है। ऑक्सीजन का देख लीजिए 16 और 16 गुना 11 तो 144 प्लस 22 प्लस 176 डैट मीन्स 342 आ गया। यानी सुक्रोज का अनुभार कितना आ गया 342। सुक्रोज का अनुभार कितना हो गया 342। और जल का अनुभार क्या होता है, जल का अनुभार यानी MW, यानी जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O ना होता है जी। तो एक हाइड्रोजन का एक तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, यानी कितना हो गया 18। अब देखिए मोल निकाल लेते हैं। किसका मोल निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं सुक्रोज का मोल। सुक्रोज का मोल, सुक्रोज का मोल कैसे निकलेगा, यानी ग्राम बटा क्या होता है मोल का फॉर्मूला अनुभार। तो ग्राम कितना दिया हुआ है 34.2 और बटा में अनुभार 342, पॉइंट हट जाएगा 10 हो जाएगा, इकट जाएगा 1/10 आ गया। कितना आ गया 1/10। अब जल का मोल यानी ग्राम बटा इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा अनुभार। तो देखिए जल का मोल कितना हो जाएगा, ग्राम कितना दिया हुआ 180, जल का ग्राम कितना दिया हुआ 180 और बटा 18, यानी कितना हो जाएगा इसका 10 मोल हो गया। तो कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या यानी 1/10 प्लस 10, यही ना कुल मोलों की संख्या हो गया। आपसे पूछा क्या है सुक्रोज का, यानी सुक्रोज का मोल अंश। तो सुक्रोज का C12 H22 O11, यानी जिसका मोल अंश निकालना है पता है ना, उसका मोल ऊपर रखा जाता है। तो इसका कितना है आपका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.1 यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 10। तो 0.1 बटा में 10.1, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट, तो 1 बटा आपका क्या हो जाएगा 101 आपका आंसर हो गया मोल अंश का। देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता बच्चों, जब आपको बड़े पैमाने पर जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका रहा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल का कठोरता और मिट्टी प्रदूषण को आपको ppm में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है। तो ppm का देखिए क्या होता है, मतलब जब बिलियन में उपस्थित विलय की अपेक्षित मात्रा बहुत कम होता है, यानी घोल बहुत बड़ा हो जाएगा, घोल बहुत बड़ा है और विलय का मात्रा क्या है कम है। जैसे आपका गंगा नदी है, गंगा नदी में पानी ज्यादा है और विलय यानी डस्ट है, यानी जो आपका पॉल्यूटेंट है, प्रदूषित होने पदार्थ है वो कम है, यानी आपका विलय का मात्रा क्या है कम है। तो बिलियन की सांद्रता को हम लोग क्या कहेंगे आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख होता है। मिलियन मीन्स कितना होता है 10 लाख। मिलियन मीन्स कितना होता है 10 लाख, यानी 10 के पावर 6 होता है, 10 के पावर 6। यानी अगर हम ऐसे बात करते हैं तो ppm का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका विलय का भार और बटा में नीचे रहेगा बिलियन, जब भी रहता है बटा में तो नीचे बिलियन रहेगा, तो विलय का भार और गुना में 100। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि परसेंटेज रहता था तो यहाँ पे 100 लिखते थे, यहाँ पे मिलियन है इसीलिए 10 के पावर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 6 लिखा जा रहा है। तो मिलियन का मतलब 10 के पावर क्या होता है आपका 6 होता है। तो यानी ए रहा सूत्र आपका ppm का रहा, यानी विलय का भार ऊपर में रहेगा, बिलियन का भार क्या रहेगा नीचे रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ऊपर में आपका ग्राम में दिया हुआ है तो नीचे भी ग्राम में रहना चाहिए, अगर ऊपर केजी में दिया हुआ है तो बिलियन का भार भी क्या चीज में रहना चाहिए केजी में। तो यानी कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ppm से पार्ट्स पर मिलियन से हम लोग को जल का कठोरता, जल प्रदूषण और आपका मिट्टी प्रदूषण,
वायु प्रदूषण को प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि पीपीएम से क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो जल के कठोरता, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण को प्रदर्शित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका पीपीएम पर है, बोला है 2000 लीटर है, हवा में आपका 5 ml SO2 उपस्थित है, यानी 2000 लीटर हवा में आपका 5 ml SO2 है, यानी हवा बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसका जो है विलय यानी SO2 जो है कम मात्रा में है, इसका सांद्रण पीपीएम में ज्ञात करें। तो यानी आपका जो ज्यादा मात्रा में है वो आपका क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलियन। इसी में ना घुला हुआ जी, इसी में ना घुला हुआ है, तो एक क्या हो जाएगा आपका विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलय। तो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम विलय का भार बटा में बिलियन का भार गुना कितना होता है 10 के पावर 6। तो विलय का भार कितना दिया हुआ 5 ml, 5 ml। चलिए पीपीएम में रख दिए, तो 5 ml में है, लेकिन ये कहा है लीटर में, 200 लीटर में। तो लीटर में है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको भी इसको क्या करना पड़ेगा, ml में डिवाइड करना होगा, ml से करना होगा। तो यानी 200 लीटर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी लीटर में लाना पड़ेगा। तो यानी डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, है ना, और इंटू 10 के पावर 6। तो पीपीएम बराबर 5/2000 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 और गुना 10 के पावर 6। तो 3 0 3 0, तो यानी 6 ई कैंसिल। तो यानी पीपीएम कितना हो गया आपका 5/2, यानी 2.5 इज द आंसर। तो आपको आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो आज के लिए इतना ही।